हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक 2021-22 की। इसके अपन आज क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं विस्तास सप्लीमेंट्री बुक के। तो विस्तास में जो हमारा फर्स्ट लेसन है द थर्ड लेवल, वो हमारा ओमिटेड है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर से। तो हमारा सेकेंड चैप्टर है द टाइगर किंग। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ टाइगर किंग, वाई डज ही गेट दैट नेम। तो टाइगर किंग कौन था और उसका ये टाइगर किंग नाम क्यों पड़ा। तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, जो प्रतिबंधपुरम था वहाँ का जो राजा था उसका नाम था टाइगर किंग। और उसका नाम क्यों पड़ा, ही गेट दैट नेम बिकॉज ही हैड किल्ड ऑल द टाइगर इन हिज स्टेट्स टू प्रूव द प्रिडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग। और उसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसने जो अपनी स्टेट थी वहाँ के सारे टाइगरों को मार दिया था खुद को सही साबित करने के लिए, खुद को बचाने के लिए। तो ये अपन आगे देखते हैं खुद को बचाने के लिए उसने सारे टाइगरों को क्यों मार दिया था। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। तो इसका आंसर है एट द एज ऑफ 20 द रॉयल इन्फेंट बिकम द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो जो वो राजा था द टाइगर किंग, वो जब 20 साल का था 20, तो वो वहाँ का राजा बन गया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑथर इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल टू द विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बींग। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि मतलब इस चैप्टर में डायरेक्ट कमेंट है कि जो इंसान है वो अपनी खुद की फुलफिलनेस के लिए इनोसेंट या मतलब नादान जानवरों को मार देते हैं। तो ऐसा कोई डायरेक्ट कमेंट इस चैप्टर में आया है। तो इसका आंसर है इन दिस स्टोरी वी डू नॉट फाइंड एनी डायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल टू द विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग की विलफुलनेस यानी उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए वो इनोसेंट एनिमल को मार देते थे। इस पर ऐसी कोई डायरेक्ट कमेंट इस चैप्टर में नहीं है। द ऑथर रिवील्स थ्रू दिस स्टोरी दैट हाउ द ह्यूमन बींग किल इनोसेंट एनिमल टू क्रूशियल मेथड। तो इस चैप्टर में जो वो टाइगर किंग था वो अपने उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि उसे उन टाइगरों को मारना ही पड़ा। बस यही है इस स्टोरी में, बाकी ऐसा कोई उसका मोटिव नहीं था कि वो जानवरों को अपने शौक के लिए मारता था। द महाराजा किल्ड 99 टाइगर बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट किल द 100 टाइगर एंड फाइनली इट अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ वुडन टाइगर एंड बिकम द कॉज ऑफ महाराजाज डेथ। तो इस स्टोरी में ये था कि जब वो छोटा था तो उसकी भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी मौत एक टाइगर के हाथों होगी और उसका एक ही उपाय था, अगर वो 100 टाइगरों को मार देगा तो उसकी जान बच सकती है। तो वो 99 टाइगर मार देता है, बट जो एक्चुअली जो 100 टाइगर रहता है वो उसने नहीं मारा होता है, वो उसके जो सर्वेंट रहते हैं या मतलब उसके हंटर रहते हैं वो उनने मारा होता है। बट राजा को ऐसा लगता है कि उसने 100 टाइगर मार दिए। तो जो 100वां टाइगर रहता है वो एज अ मतलब अपने बेटे के लिए लाता है एज अ टॉय फॉर्म में, तो वही उसकी मौत का कारण बन जाता है। If it was the king destiny, no power could have saved him. Through the Maharaja loved the animal but killed the tiger just to satisfy his ego. उसके बाद जब राजा को ये लगता है कि वो 100 टाइगर मार चुका है तो उसमें एक ईगो आ जाता है कि मैंने तो अब अपनी जान बचा ली, अब मैं नहीं मर सकता। लेकिन उसका जो ईगो रहता है उसको ख़त्म करने के लिए एक जो टॉय टाइगर रहता है वो भी काफ़ी होता है। तो वो जो टॉय टाइगर होता है वो भी उसकी जान ले लेता है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है विच मैटर अबाउट द टाइगर इज़ ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट। तो इसका आंसर है द मैटर अबाउट द डेथ ऑफ टाइगर किंग। यहाँ पे ये जो टिगम लिखा है ये मिसप्रिंट है, तो इसको क्या हो जाएगा टाइगर किंग। टाइगर किंग वॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट इन दिस स्टोरी। तो इस स्टोरी में टाइगर किंग की एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो इंटरेस्ट है उसका वो किस में बताया गया है। तो वो पूरी स्टोरी में मतलब वो टाइगरों को मारने के ऊपर ही वो स्टोरी चलती रहती है। तो यही है द मैटर अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, और उन्हीं टाइगरों की वजह से उसकी जान चली जाती है। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। तो उस महाराजा ने जो अपनी स्टेट रहती है वहाँ पे टाइगर हंटिंग क्यों बैन कर दी थी। बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रूव द प्रिडिक्शन ऑफ स्टेट एस्ट्रोपर रॉन्ग दैट ही वुड बी किल्ड बाय 100 टाइगर। तो
तो छोटे में जो भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी मौत एक टाइगर के कारण होगी, तो वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइगरों को मार दूं, जिससे मैं वो जिसने भविष्यवाणी करी है उसको मैं रॉन्ग प्रूव कर सकूं कि नहीं, मेरी मतलब मौत है वो टाइगर से नहीं होगी। तो उसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए, और इसलिए वो रॉन्ग प्रूफ करने के लिए वो अपने स्टेट में बैन कर देता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइगरों को मार सके। तो 6th क्वेश्चन है, वाई डिड द महाराजा ऑर्डर द दीवान टू डबल द लैंड टैक्स। तो वो जो रहता है वो उस एरिया का जो टैक्स रहता है वो डबल क्यों कर देता है। तो आंसर है महाराजा हु ऑर्डर टू दीवान डबल हेड फैक्स इन, यहाँ पे टैक्स, इन ऑर्डर टू पनिश द विलेजर फॉर द फॉल्स न्यूज़। तो वो मतलब इतना सेल्फिश रहता है कि वो खुद के मतलब के लिए, या मतलब जो लोग उसे गलत समझ रहे थे उनको पनिश करने के लिए वो वहाँ का टैक्स बढ़ा देता है ताकि वो उन्हें पनिश कर पाए। फिर 7th हमारा लास्ट क्वेश्चन है द टाइगर किंग का, हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर। तो जो वो 100 टाइगर था वो तो किसी और ने मारा था, तो वो 100 टाइगर रहता है वो अपना बदला कैसे लेता है। तो वन ऑफ इट्स चिनी सिल्वर पिग्सेस्ट into the right hand of the king, infection fled and suppurating some all over the arm and the महाराजा is dead। तो वो अपने बेटे के लिए एक जो टाइगर टॉय लाया होता है वो एक अनएक्सपीरियंस्ड कारपेंटर, यानी मतलब जिसे ज़्यादा अच्छे से बनाना नहीं आता था, वो उसके हाथों बना हुआ था, लेकिन दुकानदार ने उसको झूठ बोल के वो टॉय बेच दिया था। तो जिसके कारण से उस राजा ने उस टॉय को छुआ तो उसके शरीर पे एक इन्फेक्शन फैल गया, जिसके कारण उसका पूरा हाथ काटना पड़ा और उसकी उसी इन्फेक्शन के कारण डेथ हो गई। तो इसी प्रकार वो जो 100 टाइगर था उसने अपना रिवेंज ले लिया एज अ टॉय फॉर्म में। फिर जो हमारे 3rd चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये जो चैप्टर है वो तिशानी जोशी द्वारा लिखा गया है और उनने खुद की एक्सपीरियंस को इस चैप्टर में बताया है कि जब वो अटलांटिक ओशन गई थी तो उनने ऐसा एक्सपीरियंस किया। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विजिट टू अटलांटिका। तो इसका आंसर मतलब मेन पर्पस क्या था उनका अटलांटिक ओशन जाने का। तो बाय विजिटिंग द अटलांटिका वी कैन अंडरस्टैंड द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जब हम अटलांटिका ओशन विज़िट करेंगे तो हम जान पाएंगे कि जो हमारी धरती है उसका हम भूत भविष्य वर्तमान सब जान सकते हैं। अ विजिट देयर कैन टीच द नेक्स्ट जनरेशन टू अंडरस्टैंड एंड वैल्यू अवर प्लांट। तो जो इस जनरेशन के बच्चे हैं जब वो अटलांटिक ओशन जाएंगे तो वो समझ पाएंगे कि जो हमारी अर्थ है वो कितनी वैल्यूएबल है। अटलांटिक होल्ड्स विद इन इट्स आइज इकोनॉमस 500,000 डिड कार्बन फुटप्रिंट्स टू स्टडी अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें स्पेलिंग की बहुत मिस्टेक है तो इसको करेक्ट कर लेना। फिर इस लाइन में बताया है कि जो अटलांटिक ओशन है वो बहुत सालों से मतलब कितने 500,000 ईयर इतने सालों से जो वो अटलांटिक ओशन है वो अपनी जो बर्फ़ है उसको जकड़े हुए रखा है। डिड कार्बन फुटप्रिंट टू स्टडी अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन जो हमारी दुनिया की बढ़ती जनसंख्या है उससे जो कार्बन बढ़ती जा रही है उसके कारण वो जो बर्फ़ है वो पिघलती जा रही है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि आप अटलांटिक का ओशन जाइए और उसे विज़िट करिए ताकि आपको पता पड़े कि ये जो हमारी अर्थ है वो कितनी प्रीशियस है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट यूनिक अपॉर्चुनिटी डज द अटलांटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड टू साइंटिस्ट। तो ये क्वेश्चन में बताया है कि जो अटलांटिक ओशन है वो मतलब साइंटिस्ट को कैसे अपॉर्चुनिटी देती है। तो अटलांटिक होल्ड्स इन इट्स आइस कोर 500,000 years carbon recorded trapped in its layer of ice. It is the only place on the earth that has not supported human population. तो जो अटलांटिक ओशन है वहाँ पे बहुत सालों से उसने जो बर्फ़ को पकड़े रखा है वो साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर सकते हैं कि कैसे, और उसके बाद वहाँ जो है वो पॉपुलेशन रहना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो जगह इतनी ठंडी है। तो इस पे भी जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च कर सकते हैं। इट हैज़ अ ग्रेट वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटी में जो ये हमारे प्लांट्स है फ्लोरा एंड फ्यूना
जो सनलाइट से पैदा होते हैं और जो कार्बन है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको वहाँ जाने नहीं देते। तो ये जो स्पेशल टाइप के प्लांट्स हैं उन पे भी साइंटिस्ट जो हैं वो रिसर्च कर सकते हैं। इट इज़ ओनली द प्लेस दैट गिव्स अस an idea of how the earth would have been like million of year ago। तो वो जो जगह है वो बहुत सालों से वही जो एक अकेली जगह है जो इतने सालों से इस धरती पे वैसी की वैसी है, वित्तीय ठंडी है, बट जो अभी के टाइम में उसकी जो कार्बन के कारण उसकी बर्फ़ पिघलती जा रही है, तो वही एक जो है इतनी पुरानी टाइम से वो वहाँ पे टिकी हुई है। एंड हाउ इट्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मासेस ऑफ अर्थ। तो इतने टाइम से जो वो चली आ रही है उसके बाद जो उसका वो जो कट पिट के अलग हो गई है, वो भी उसका एक हिस्ट्री है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ अटलांटिका, इट इज़ द प्लेस दैट रिवील्स आवर पास्ट, शोज़ आवर प्रेजेंट एंड विजुअलाइज आवर फ्यूचर। तो वही एक ऐसी जगह है जो हमें अपनी धरती की स्थिति बता सकती है कि जो हमारी प्लेनेट थी, जो हमारा अर्थ था, वो पहले कैसा था, अब कैसा है और आगे कैसा होने वाला है। देयरफॉर इट इज़ द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो इसीलिए वहाँ पे विज़िट करना उनने बताया है साइंटिस्टों को कि वो हमारे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में वहाँ से वही एक जगह है जहाँ से वो पता कर सकते हैं। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर फिटोप्लैंक्टन। Phytoplankton. The phytoplankton are the quick trophic component of plankton community and a key part of ocean and freshwater economy। तो इसको अगर सिंपल वर्ड में देखना होता है तो ये क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का प्लांट होता है जो हमारे ओशन रहता है उसकी ऊपर जो प्लांट है वो तैरते रहते हैं। ये किस में पाया जाता है, यूजुअली जैसे हमारा कमल होता है वो हमारे पानी के अंदर डूबता नहीं है, वो जो है उसकी की सरफेस पर ही रहता है। तो ये वही एक स्पेशल टाइप का प्लांट होता है जो उस पानी को भी मतलब बचा के रखता है और अपनी सारी जो कार्बन रहती है वो खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू जियोग्राफिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। तो प्रकृति का ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इतिहास समझने के लिए हेल्पफुल है। तो इट इज़ फैक्ट दैट जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प्स अस टू नो वेयर वी हैव टू कम फ्रॉम एंड वेयर माइट बी हेल्डिंग। तो जो यही जियोग्राफिकल फिनोमिना है वही हमें बताता है कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ रह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ सम जियोलॉजिस्ट 650 मिलियन ईयर अगो, फिर स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, मिलियन, देयर वॉज नो लाइफ। तो कुछ जो जियोलॉजिस्ट थे उनने बताया कि 650 मिलियन साल पहले जो था यहाँ पे कोई लाइफ नहीं थी। द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर एंड थिंग वर क्वाइट डिफरेंट। तो उस टाइम पे जो हमारा क्लाइमेट था वो मच वार्मर मतलब बहुत ज़्यादा गर्म था, जिसके कारण यहाँ पे लाइफ इम्पॉसिबल थी। ग्रेजुअली व्हेन द डायनासोर्स इन गोंडवाना, तो ये जो स्टोरी है वो गोंडवाना की है, तो वो बताती हैं कि जो इतने सालों पहले जब डायनासोर थे गोंडवाना में, वर विप्ड आउट, द मैमल इन गोंडवाना वर विप्ड आउट। ये लाइन आई थिंक सो रिपीट हुई है। द मैमल स्टार्टेड existing and after the separation of landmass the humankind started flourishing on the earth। तो इतने साल पहले जब कोई लाइफ नहीं थी उस टाइम पे गोंडवाना जगह का नाम है, वहाँ पे डायनासोर्स हुआ करते थे। फिर कुछ क्लाइमेट चेंज होने के बाद, सेपरेशन ऑफ लैंड मास होने के बाद, जब मतलब कंट्रियाँ धीरे धीरे अलग होने लग गई, अलग अलग सेपरेट होने लग गई। पहले जो अपना इंडिया था वो भी किसी अदर स्टेट के साथ जॉइंट था, फिर वो भी अलग होने लगा। वैसे हमारी जो अर्थ थी वहाँ पे ह्यूमन लाइफ स्टार्ट होने लगी। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, द वर्ल्ड जियोग्राफिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अटलांटिका, हाउ इज़ द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। तो जो हमारी जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, हमारे पर्यावरण की जो इतिहास है वो अटलांटिक ओशन में ही कैद होके रह गया है। तो इससे अपन क्या समझते, तो अटलांटिका इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट इन द डिबेट ऑन क्लाइमेट चेंज।
तो जो अटलांटिका है वो हमारे जो इन्वायरमेंट, हमारी अर्थ है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इट इज़ द कोल्डेस्ट, द विंडेस्ट एंड द ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो वो जो है कॉन्टिनेंट वो ठंडा है, ठंडी ठंडी हवाएं वहाँ रहती हैं। एंड ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया का, वो एक अकेला ऐसा है कॉन्टिनेंट। द स्टडी ऑफ दिस रीजन गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ द वर्ल्ड वॉज बिकम डिवाइडिंग इंटू कॉन्टिनेंट एंड नेशन। तो पहले के टाइम पे ये सब जो जॉइंट थे वहाँ से ही वो धीरे धीरे टूट के सारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो और नेशंस है वो अलग होते चले गए। दिस रीजन्स हेल्प अस टू नो द प्रीवियस क्लाइमेट ऑफ द अर्थ एंड पॉसिबली लाइफ ऑन इट्स। तो वही एक इकलौता जो कॉन्टिनेंट है वही हमें पुराने ज़माने का जो क्लाइमेट है उसके बारे में और पहले जो लाइफ वो कैसे पॉसिबल थी वहाँ पे, वो सिर्फ वहीं जाके हमें पता लग सकता है। दस द स्टडी ऑफ रीज़न इज़ यूज़फुल टू अस। तो जो हम सारा इतिहास हमें पता लगाना है वो हम अटलांटिक ओशन में जाके पता लगा सकते हैं, क्योंकि वही एक इस अर्थ की एक ओल्डेस्ट जगह है। तो अभी हमने ये पूरा चैप्टर देख लिया, द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अब इसके बाद हमारा 4th चैप्टर है द एनिमी। तो ये जो द एनिमी है ये पर्शिया, अमेरिका और जापान के लड़ाई के टाइम का स्टोरी है, जिसमें जो अमेरिका थी वो जापान को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती थी, और उसी में से एक जो आर्मी ऑफिसर था अमेरिका का वो नदी से डूब के पूरा घायल होके जापान आ जाता है, और एक जो सदाव की जो फैमिली थी, सदाव था वो एक टॉप सर्जन था, वो उसकी हेल्प करता है। तो ये उसी के अराउंड ये स्टोरी है। तो अपन इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विथ द मैन। तो वो जो अमेरिकन आर्मी ऑफिसर था वो जब घायल हालत में उन्हें मिलता है तो जो डॉक्टर सदा और उसकी वाइफ है वो उसके लिए क्या करती हैं। तो इसका आंसर है, दे विल हेल्प हिम टू रिकवर एंड गेन स्ट्रेंथ, दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू प्रोटेक्ट हिम। तो वो डॉक्टर जो सदाव रहते हैं वो उसकी हेल्प करते हैं उसे ठीक करने में, और उसकी जो पावर है उसे मतलब स्ट्रेंथ वापस उसे तंदुरुस्त करने में। दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू प्रोटेक्ट, तो वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं उसको बचाने में। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज डॉक्टर सदाव केप्ट इन जापान एंड नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। तो इसका आंसर है, सदाव वॉज अ फेमस सर्जन। जो सदाव था वो एक मतलब जापान का बहुत ही फेमस सर्जन हुआ करता था, और एज वेल एज वो एक साइंटिस्ट भी था। तो द ओल्ड जनरल ऑफ जापान, जो वहाँ के ओल्ड जनरल थे, हर फुल फेथ इन हिज एबिलिटीज़। तो वो उस पर मतलब बहुत ही भरोसा करते थे उसकी काबिलियत पे। एज अ सर्जन ही डिडेंट बिलीव इन एनी अदर सर्जन। तो वो उसके अलावा किसी और सर्जन पे भरोसा करते ही नहीं थे। तो उनने जो सदाव था उनको वहीं रख लिया और उसे कहीं बाहर नहीं जाने दिया। तो सो सदाव वॉज केप्ट फॉर जनरल हेल्थ इन जापान। तो वो उन्हीं की मदद करने के लिए सदाव को जापान में ही रख लिया गया। फिर थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डिड सदाव एंड हानाज मीट। तो यहाँ हाना कौन है, हाना जो है वो सदाव की वाइफ है। तो क्वेश्चन में पूछा है जो डॉक्टर सदाव और हाना थे वो कहाँ पे मिले थे। तो डॉक्टर सदाव एंड हाना मीट इन अमेरिका व्हेन ही वाज स्टडिंग सर्जरी देयर। तो जो हाना और डॉक्टर सदाव हैं वो अमेरिका में मिले थे जब डॉक्टर सदाव वो वहाँ पे सर्जन बनने की पढ़ाई कर रहे थे। तो इसका मतलब वहाँ पे जो प्रोफेसर थे उनने एक गेट टुगेदर रखा था, जिस गेट टुगेदर में ये दोनों मिले थे। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इन व्हाट कंडीशन डिड सदाव एंड हाना फाइंड द वाइट मैन एट अ सी शॉर। तो डॉक्टर सदाव और हाना को वो वाइट मैन यानी वो अमेरिकन वो उनको किस कंडीशन में मिला था। तो इसका आंसर है, डॉक्टर सदाव ड्रैग्ड हिज बोट डाउन। एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक रॉन्ग प्रिंट हुआ है। जो क्वेश्चन पूछा है वो इस क्वेश्चन में पूछा है कि उसको किस कंडीशन में वो वाइट मैन मिला था, बट इसका जो आंसर इसमें लिखा है वो उसको जब वो एंड में पूरा ठीक होने के बाद जब वो छोड़ के आता है कि आप वापस चले जाओ और फिर वहाँ पे जाके आप एक कोरियन फिशिंग बोट का वेट करना। तो ये आंसर वो है कि जब वो ठीक हो जाता है उसके बाद वो किस कंडीशन में उसे छोड़ के आ जाता है। और हमसे क्वेश्चन पूछा है कि वो
वाइट मैन उसे किस कंडीशन में मिला था। तो इसका आंसर कुछ और होगा, तो अपन वो आंसर देख लेते हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर है ही वाउंडेड दैट द मैन वॉज डीपली वाउंडेड। ही फाउंड दैट द मैन वॉज डीपली वाउंडेड। तो वाउंडेड का मतलब होता है घायल, तो वो उसे वहाँ पे एक डीपली मतलब बहुत घायल मिला। द सैंड ऑन द वन साइड ऑफ हिम हैड अ स्टेन ऑफ ब्लड सोकिंग थ्रू। तो वो रेती पे उसे मिला, तो एक साइड तो वो रेती से ढका हुआ था, लेकिन जो उसकी दूसरी साइड थी वो दाग के स्टेन मतलब धब्बे, तो वो दाग के धब्बे से पूरा घिरा हुआ था। ही वॉज लाइंग मोशनलेस एंड हिज फेस वॉज इन द सैंड। तो वो मतलब इतना घायल था कि वो हिल डुलने की हालत में बिल्कुल नहीं था, और जो उसका फेस था वो पूरा रेती से घिरा हुआ था। ही वॉज इन वेट रेज, एन ओल्ड कैंप वॉज स्टक टू हिज हेड। When Sadao turned his head, he saw that he was a white man. तो वो जो मैन था उसने कैप पहन रखी थी, तो उसने जब तक तो उसको पीछे से देखा तो उसका जो फेस था वो तो पूरा सैंड से घिरा हुआ था, लेकिन जब उसने उसका सर पलटा के उससे देखा तो सदाओ ने देखा कि वो एक वाइट मैन है, वो एक अमेरिकन है। तो जो अमेरिकन थे वो जापानीज़ के एनिमी थे, तो फिर वो रियलाइज़ करता है कि ये तो हमारा एनिमी है। तो उसको इसका मेन मतलब जो आंसर है वो यही है कि उसे बहुत डीपली वाउंडेड मतलब बहुत घायल हालत में मिला था, और उसका जो फेस था वो पूरा सैंड से कवर था और वो मोशनलेस था। और जो क्वेश्चन बैंक में इसका ये जो आंसर दे रखा है अपन को, ये जो आंसर है ये तब का है कि जब वो वाइट मैन था वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, तो उसके बाद वो उसकी फ्रीडम के लिए, वाइट मैन की फ्रीडम के लिए डॉक्टर सदाओ उसकी हेल्प कैसे करते हैं। तो इसका आंसर भी अपन देख लेते हैं। तो डॉक्टर सदाओ ड्रैग्ड हिज बोट डाउन टू द शोर एंड पुट सम फूड वाटर एंड 2 क्विलिट्स इन इट। ही हेल्प्ड टू टॉम टू escape बाय बोटिंग। तो जो डॉक्टर सदाव रहते हैं वो खुद की एक प्राइवेट बोट उसे देते हैं, और उस बोट में उसे कुछ खाने का पानी और उसे कुछ कपड़े देते हैं जिससे वो escape आउट हो सके, और उसे कहते हैं कि तुम एक कोरियन फिशिंग बोट का वेट करो जो यहाँ से टाइम मतलब निकलती रहती है थोड़ी देर में, तो तुम उससे escape आउट हो जाना और जो आइलैंड है उधर चले जाना, तो तुम्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। तो ये उसका आंसर है। ये हमारा हो गया द एनिमी के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। फिर हमारा 5th चैप्टर आता है शुड विजार्ड हिट मम्मा। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट रहता है तो उसमें रहता है कि जो है वो अपने पापा से डेली नाइट एक स्टोरी सुन के सोती है, तो उसके पापा हमेशा उससे एक ही स्टोरी सुनाते हैं, बस उसी में थोड़े से चेंजेस आ जाते। तो जो उसकी मेन स्टोरी वो सुनाते थे उसमें बस ये रहता था कि एक जो रोज़र है वो अब मतलब बहुत परेशान रहता है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके एक वाइस आउल मतलब समझदार उल्लू के पास जाता है, और फिर वो जो आउल रहता है वो उसे सजेशन बताता है कि तुम एक विज़ार्ड के पास जाओ और वो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये इसकी रहती है बेसिक स्टोरी, और इसी की वो स्टोरी में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, और वो जो रोज़र रहता है उसको रोज़र शंख बना देते हैं। तो रोज़र शंख एक जानवर शंख जो रहता है वो एक जानवर का नाम रहता है जो बहुत बदबूदार होता है। तो उसी के अराउंड ये पूरी स्टोरी है। तो अपन इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द बेसिक प्लॉट ऑफ ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक। तो जैसा अभी अपन ने डिस्कस करा था, तो उसके फादर उनका नाम क्या है, जैक। तो वो हमेशा अपनी जो स्टोरी रहती थी उसमें उनका बेसिक क्या रहता था, तो बेसिक स्टोरी जो प्लॉट उनने मतलब बेसिक स्टोरी उनने जो बताई, तो इसका आंसर है द स्टोरी कुड हैव द हैप्पी एंडिंग। इन दिस स्टोरी जैक टोल्ड दैट रोजर शंख स्मेल्ड लाइक रोजेस बिकॉज ऑफ द विजार्ड मैजिक स्मेल, but Roger Shank's mother did not happy with the new smell. She complained the magician to give usual smell back. तो जो उनने बेसिक स्टोरी सुनाई उसे, तो वो ये थी कि जो रोजर शंख था वो अच्छी स्मेल नहीं करता था, तो उसे एक अच्छी स्मेल चाहिए रहती है। तो वो एक रोज़ की तरह एक स्मेल चाहता है वो, तो वो एक विज़ार्ड के पास जाता है जो उसे रोज़ की स्मेल दे देती है, बट उससे जो उसकी मम्मी रहती है शंख की, वो अनहैप्पी हो जाती है उसकी नई खुशबू से, और वो रोज़ की खुशबू को बोलती हैं कि अब तुम में से बदबू आ रही है। तो वो उसकी नई स्मेल से खुश नहीं होती है और मैजिशियन को कंप्लेन करती है कि मेरे बेटे की जो पुरानी स्मेल है वो आप उसे वापस कर दो। तो जो उसकी बेटी रहती है वो चाहती है कि इसकी एक हैप्पी एंडिंग हो।
फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज रोजर शंक प्रॉब्लम, व्हाई डिड हिज मदर नॉट लाइक हर सन स्मेलिंग लाइक रोजेस। तो क्वेश्चन में पूछा है रोजर शंक की प्रॉब्लम क्या थी और उसकी मम्मी उसकी स्मेल से क्यों खुश नहीं थी। तो इसका आंसर है, एट द एंड ऑफ स्टोरी द सजेशन ऑफ जो इज़ मोर एक्सेप्टेबल। तो जब ये स्टोरी उसके फादर जैक उसे पूरी सुना देते हैं तो वो एंड में जो उनकी बेटी रहती है वो उन्हें सजेशन देती है जो वो भी एप्लीकेबल रहता है। फिर उसके बाद, बट वी कैन नॉट डेनी अबाउट द चॉइस ऑफ जैक, दिस इज़ बिकॉज जैक्स स्टोरी लाइन डजेंट कंस्ट्रिक्ट द स्टोरी टू अ mere fairy tale. If the story ends according to Joe, she will learn from whatever she heard. ये इसमें भी आंसर में कुछ है, मतलब आंसर गलत है, तो अपन इसका सही आंसर देख लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि जो रोजर शंक की प्रॉब्लम रहती है, तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर रोजर शंक की प्रॉब्लम है कि उसे जो उसकी जो गंदी सी स्मेल थी वो उसके दोस्तों को पसंद नहीं थी, जिसके कारण रोजर शंक के साथ कोई खेलता नहीं था। तो उसे चाहिए थी कि उसकी जो स्मेल है वो अच्छी हो जाए और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी उसके साथ खेलने लगे। आई थिंक सो इसका आंसर यही होना चाहिए। तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं। तो वो जो हमारा क्वेश्चन था व्हाट वाज प्रॉब्लम, तो अपन वो दोनों जो क्वेश्चन है उनको अलग अलग पार्ट में देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे बोला है व्हाट प्रॉब्लम डिड रोजर शंक फेस, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन रोजर शंक वेंट अवर टू प्ले विथ फ्रेंड्स। तो जैसा अपन ने डिस्कस करा कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाता था। ही फेस्ड अ लॉट ह्यूमिलिटीज़ एंड शेम बिकॉज ही स्मेल्ड वेरी बैड। तो उसके जो दोस्त है वो उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और उसे बहुत शर्म आती है खुद पे, क्योंकि वो बहुत गंदी स्मेल करता है। ऑल द अदर एनिमल्स वुड रन अवे फ्रॉम हिम, रोजर शंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन। तो जो सारे दोस्त थे वो आपस में खेलते रहते थे, लेकिन रोजर शंक को बहुत बुरा लगता था क्योंकि उसका सब मजाक उड़ाते थे, तो वो अकेले खड़ा रहता था। ही स्टार्टेड वीपिंग आफ्टर दैट ही गॉट रीड ऑफ हिज बैड स्मेल थ्रू अ विजार्ड। फिर उसको इस सब के लिए बहुत बुरा भी लगता था, वो कोने में खड़े होकर रोता भी था कि मतलब मैं ऐसा क्यों हूँ, और वो अच्छी स्मेल के लिए वो आइडिया निकालता है कि वो एक विजार्ड के पास जाए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और जो उसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है जिसमें बोला है हमको व्हाई डिड हिज मदर नॉट लाइक हर सन स्मेलिंग लाइक रोजेस, तो उसकी मम्मी, तो इसका भी सेम यही आंसर अपन लिख सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में व्हाई वाज रोजर शंक मदर एंग्री व्हेन शी वाउंडेड हिम स्मेल लाइक रोजेस, तो सेम क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा वन डे व्हेन रोजर शंक कम होम ही वाज स्मेल लाइक रोजेस। तो एक दिन जब रोजर शंक बाहर से आता है तो वो एक रोज़ की तरह स्मेल करता है। हिज मदर स्टैंडेड व्हाट दैट ऑफ फुल स्मेल वॉज। तो वो जो हमेशा जिस स्मेल में रहे, तो वो एकदम से जब रोज़ की स्मेल करने लगता है तो उसकी मम्मी को वो बहुत ऑकवर्ड लगता है। फिर वो एकदम से मतलब कंफ्यूज हो जाती है कि ये ऐसा स्मेल क्यों कर रहा है। रोजर टोल्ड दैट विजार्ड मेड हिम लाइक दैट ब्यूटीफुल बिकॉज ऑल द एनिमल केप्ट अवे फ्रॉम हिम ड्यू टू हिज बैड स्मेल। फिर जो रोजर शंक रहता है वो बताता है कि ये सब एक विजार्ड के कारण पॉसिबल हुआ है, क्योंकि है ना मेरे साथ मेरा कोई दोस्त रहता है वो खेलता नहीं है क्योंकि मैं मतलब उसकी बहुत बैड स्मेल रहती है। आफ्टर दैट हिज मदर बिकम वेरी एंग्री। तो ये सुनने के बाद जो उसकी मम्मी रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड डिसाइडेड टू टेक हिम राइट बैक टू विजार्ड एंड टू रिस्टोर हिज बैड स्मेल। फिर उसके बाद उसकी मम्मी इतनी गुस्सा हो जाती है और डिसाइड करती है कि मैं वापस से उस विजार्ड के पास जाऊंगी और उसे कहूँगी कि जो मेरे बेटे की जो पुरानी गंदी सी बदबू थी, बैड स्मेल, वो उसे वापस कर दे। और जो इसमें हमको ये जो आंसर दे रखा है, ये आंसर अपना तब सही होता है कि जब हमको क्वेश्चन में पूछा होता है कि अकॉर्डिंग टू जो, कि इस जो स्टोरी है उसका एंड कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो के, तब हम लिख सकते हैं कि वो जो जॉ रहती है वो बोलती है कि इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए थी, जिसमें वो जो रोजर शंक रहता है उसकी जो रोजेज़ वाली स्मेल है वो बहुत अच्छी है। बट जो उसकी मम्मी जब वापस उस विजार्ड के पास जाती है और उससे कहती है, विजार्ड को एक अम्ब्रेला से हिट करती है और उसके बाद बोलती है कि आप मेरे बेटे की स्मेल वापस कर दिए। तो अकॉर्डिंग टू जो वो बोलती है कि जिस अम्ब्रेला से उसने विजार्ड को मारा था तो उस विजार्ड को उसी अम्ब्रेला से उसकी मम्मी को हिट करना चाहिए था। तो यही इस
इसी कारण इस चैप्टर का नाम पड़ा था शुड हैज़ार्ड विद मम्मा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड है जो अभी अपन ने डिस्कस करा। वाई डिड जो वांटेड टू विजार्ड टू हिट रोजर शंक मम्मा। तो इसका आंसर है जो वांटेड द विजार्ड टू हिट द अम्ब्रेला ऑन द हेड ऑफ स्टूपिड मम्मी बिकॉज शी फेल्ट रोजर मदर हैड नॉट डिड द राइट थिंग बाय फोर्सिंग द वियर टू मेक हिम स्मेल बैड अगेन एंड सो शी शुड बी पनिश्ड। तो जो के अकॉर्डिंग वही जो अभी हमने बात करी कि जो चाहती है कि जो विजार्ड रहती है वो उसी अम्ब्रेला से उसकी मम्मी को मारे बिकॉज क्योंकि जो शी फेल्ट रोज़र मदर एंड मतलब उसकी जो मम्मी रहती है वो उस रोज़र शंक की प्रॉब्लम समझती नहीं है और उसे वापस से फोर्स और मजबूर करने लगती है कि उसकी जो बैड स्मेल है वो उसे वापस मिल जाए। सो वो जो रहती है वो चाहती है कि उसकी मम्मी को पनिश हो मतलब पनिश किया जाए और जो विजार्ड है वो मम्मी को अम्ब्रेला से मारे। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई इज़ एन एडल्ट पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ चाइल्ड। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि एडल्ट के पर्सपेक्टिव से जो बचपन की जो दुनिया रहती है वो अलग कैसे है। तो इसका आंसर है वी नो दैट एन एडल्ट इज़ एन सिंबल ऑफ एक्सपीरियंस वेयर एज अ चाइल्ड इज़ अ सिंबल ऑफ इनोसेंस। तो हम सब जानते हैं कि जो एडल्ट है वो एक्सपीरियंस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस हो जाता है अपनी लाइफ का और जो बच्चे रहते हैं वो सिंबल होते हैं किसके, इनोसेंस के, मासूमियत के। द वर्ल्ड ऑफ एन एडल्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द चाइल्ड। तो जो बड़े लोगों की दुनिया है वो बच्चों की दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है। अ चाइल्ड लिव्स विद अ फ्यूचर ड्रीम वेयर एज अन एडल्ट लिव्स विद द रियलिटी। तो जो बच्चे रहते हैं वो सपनों की दुनिया में खोए हुए रहते हैं और जो एडल्ट हो जाते हैं वो हकीकत में जीते हैं। एन एडल्ट इज़ कंसिडर वाइज confident and experience of a life whereas a child is considered as a innocent lack of confidence and unexperience। तो जो एडल्ट रहते हैं उनके पास एक कॉन्फिडेंस रहता है क्योंकि उनके पास लाइफ को जीने का एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है एज़ कंपेरिजन टू चाइल्ड। और जो बच्चे रहते हैं उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है और वो अनएक्सपीरियंस होते हैं। दस एन एडल्ट पर्सपेक्टिव ऑफ ऑन लाइफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट द चाइल्ड। तो जो एडल्ट के पर्सपेक्टिव से जो बच्चे हैं उनकी लाइफ बहुत अलग होती है। फिर जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट है क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का भी विस्तार का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मॉरल इशू दैट द स्टोरी राइजेस। तो इस स्टोरी में जो मॉरल इशू है वो क्या उठ के आया। तो द रेशियल सेपरेशन इज़ द मॉरल इशू दैट द स्टोरी राइजेस। तो जो राशियल सेपरेशन है यानी जातीय भेदभाव। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी रोजर शंक गेन्ड अ रोज स्मेल बट विजार्ड इंस्टेंट ऑफ अ बैड स्मेल। द लिटिल एनिमल स्टार्टेड प्लेइंग विथ। तो जो मतलब रोजर शंक की जो प्रजाति थी वो तो पूरी स्मेल वाली ही थी बट है ना दूसरों के चक्कर में वो चाहता है कि मेरी जो स्मेल है वो एक रोज़ की तरह हो जाए और जो दूसरे बच्चे भी रहते हैं वो जैसा रोजर शंक रहता है उससे वैसा एक्सेप्ट ना करने की बजाय उससे दूर भागते हैं। तो यही इस स्टोरी का मोरल इशू था। तो द लिटिल एनिमल स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिम बिकॉज ऑफ रोज़ स्मेल। तो जब उसकी रोज़ स्मेल हो जाती है तो उसके बाद वो सारे बच्चे उसके साथ खेलने लगते हैं पर जब तक उसकी रोज़ जैसी स्मेल नहीं रहती तो सारे बच्चों से दूर भागते हैं। बट हिज मदर अपोजेज इट एंड फोर्स द विजार्ड टू गिव द यूजुअल स्मेल। फिर उसके बाद वो जो रोज़ की स्मेल से उसकी मम्मी खुश नहीं होती है तो वो उसे फिर लेके जाती है और उसके बाद बोलती है कि आप तो इसकी बैड स्मेल वापस कर दो। शी सेड दैट वी कुड नॉट लूज़ आवर ओरिजिनल एंड आइडेंटिटी। तो एक साइड से उसकी मम्मी भी राइट होती है उसकी जगह कि जो हम जैसे हैं वो हम खुद को वैसा ही रखेंगे, हम जैसे ओरिजिनलिटी है हम उसी में रहना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलेंगे। तो यही थी हमारी पूरी क्वेश्चन बैंक की विस्तार की पूरी क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए। अब अपन अगली वीडियो में करेंगे फ्लेमिंगो के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। थैंक यू।